बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 पुष्पी पादपों की शारीरिकी। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था एक द्विबीजपत्री जड़ जो होता है और एक बीजपत्री जड़ जो होता है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है, और हमने अध्ययन कर लिया था एक द्विबीजपत्री तना के बारे में। इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं एक बीजपत्री तना, इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है, और द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है। तो चलिए देखते हैं पहले एक बीजपत्री तना की शारीरिकी। एक बीजपत्री तना में अगर हम उदाहरण ले लेते हैं तो हम ले लेते हैं उदाहरण मक्का का। एक मक्का जो होता है उसके तने को अगर हम अनुप्रस्थ काट कर देखें तो उसकी आंतरिक संरचना जो होगी और उसमें कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो जिस प्रकार से द्विबीजपत्री तना होता है उसी प्रकार से एक बीजपत्री तना जो होता है इसमें भी उपस्थित होता है बाह्य त्वचा या इनमें पाया जाता है इसका एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस वाला भाग जो होता है वह एक स्तरीय होते हैं, इसमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इस प्रकार से इनकी सुरक्षा के लिए इसमें भी क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। यहाँ पर एक बीजपत्री जो तना होता है इनमें रोम का अभाव पाया जाता है, रोम नहीं पाए जाते हैं। इसमें एक बीजपत्री तना जो होता है उसमें हाइपोडर्मिस उपस्थित होता है जो दृढ़ ऊतक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। 2 से 3 स्तर में यह पाया जाता है। ये हाइपोडर्मिस जो होते हैं यह इनमें दृढ़ ऊतक का ही बना हुआ होता है, जबकि द्विबीजपत्री तना में यह या तो स्थूल कोण ऊतक का होगा या दृढ़ ऊतक का होता है। तो इस प्रकार से इनमें भी हाइपोडर्मिस जो होंगे वह उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इसमें पाए जाते हैं हाइपोडर्मिस। इसके पश्चात एक बीजपत्री तना जो होता है इनमें पूरे भरे हुए होते हैं सामान्य कॉर्टेक्स की कोशिकाएं, और इस प्रकार से इनमें ये कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो होती हैं वह व्यवस्थित होती है जो कहलाती है भरण ऊतक के रूप में। इन्हीं भरण ऊतक में ही संवहन बंडल जो होते हैं यहाँ वहाँ बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इनका संवहन बंडल जो होता है वह कोलेटरल बंद प्रकार का होता है और वह भरण ऊतक में व्यवस्थित होता है। ये भरण ऊतक जो होते हैं वो सामान्य कॉर्टेक्स कहलाते हैं और इन्हीं के बीच बीच में उपस्थित होते हैं इनका संवहन बंडल। तो संवहन बंडल जो होते हैं उनके चारों तरफ एक बंडल शीथ का आवरण पाया जाता है, और ये बंडल शीथ की कोशिकाएं जो होती हैं यह दृढ़ ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार से तो इस प्रकार से संवहन बंडल जो होता है वह घिरा हुआ होता है बंडल शीथ के द्वारा। इस प्रकार ये बंडल शीथ के आवरण जो होते हैं इस प्रकार से प्रत्येक संवहन बंडल को घेरे बना करके रखने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से एक बीजपत्री तना जो होता है इनमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल का अभाव पाया जाता है। इसी स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं में ही स्क्लेरेनकाइमा या इसको क्या कहते हैं हम लोग दृढ़ ऊतक कहते हैं। इन स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं के अंदर ही इनमें जाइलम व फ्लोएम जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से इसमें मेटाजाइलम जो होते हैं वह परिधि की ओर होते हैं और प्रोटोजाइलम जो होते हैं वह केंद्र की ओर होते हैं। इस प्रकार से और इनमें ऊपर में पाया जाता है फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम कोशिकाएं जो होंगी वो ऊपर की ओर व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार से इसमें पाया जाता है फ्लोएम कोशिकाएं। इस एक बीजपत्री तना में पित्त का अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार से संवहन बंडल जो होते हैं वह पूरे भाग में इनके भरण ऊतक में ही व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से एक बीजपत्री तना जो होता है वह द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में भिन्नता प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं एक पत्ती की आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है। संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पत्तियां जो होती हैं वह 2 प्रकार की पाई जाती है। एक पत्तियां जो होती हैं वो कहलाती है पृष्ठाधारी पत्ती और एक पत्ती जो है वह कहलाती है समद्विपार्श्विक पत्ती।
एक पृष्ठाधारी पत्ती जो होती है वह इनकी ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा में संरचनात्मक अंतर पाया जाता है। इनकी ऊपरी बाह्य त्वचा जो होती है उनमें रंध्र जो होते हैं वह कम मात्रा में उपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाएंगे, ऐसा होता है। जबकि इनकी केवल निचली बाह्य त्वचा जो होती है इनमें रंध्र उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इनकी संरचना जो है वो कैसी हो जाती है, भिन्न हो जाती है। इसी के कारण एक समद्विपार्श्विक पत्ती और एक पृष्ठाधारी पत्ती जो होती है वो अलग अलग होती है। एक समद्विपार्श्विक पत्ती जो होती है इनकी दोनों सतह पर, ऊपर और नीचे दोनों सतह पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो पृष्ठाधारी पत्ती जो होती है वो सामान्यतया द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता है। द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं इनकी पत्तियां पृष्ठाधारी पत्ती कहलाती है, जबकि एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं इनकी पत्तियां जो होती है वह समद्विपार्श्विक पत्ती कहलाती है। तो पृष्ठाधारी पत्ती या डॉर्सी वेंट्रल पत्ती, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं एक आम की पत्ती का। चलिए हम अध्ययन कर लेते हैं एक आम की पत्ती की आंतरिक संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है। तो पत्तियां जो होती है अगर इनकी आंतरिक संरचना हम देखें तो एक पत्ती जो है वो इस प्रकार से है। इनको अगर यहाँ से इस प्रकार से काट करके इतने भाग का हम अध्ययन करें, इतने ही भाग का हम अध्ययन करें तो ये किस प्रकार की दिखाई देती है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक पत्ती जो होती है इनमें पाई जाती है ऊपरी बाह्य त्वचा और पाई जाती है निचली बाह्य त्वचा। इनमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ बाह्य त्वचा पाई जाती है जो कि एक स्तरीय होती है, इस प्रकार से। अब इनके ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा पर दोनों में क्या पाए जाते हैं, क्यूटिकल के आवरण पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्यूटिकल इनमें उपस्थित होता है। इस प्रकार से निचली बाह्य त्वचा जो होती है इनमें कुछ स्थान जो होते हैं वो रिक्त होते हैं, छूटे हुए होते हैं। ऐसे स्थान जो होते हैं वो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। जहाँ रंध्र होंगे वहाँ क्यूटिकल का आवरण भी नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से एक द्विबीजपत्री पत्ती जो होती है इसका ये ऊपरी बाह्य त्वचा और ये हो गया क्यूटिकल, ये हो गई इनकी निचली बाह्य त्वचा। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इस प्रकार से निचली बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा में ही उपस्थित होते हैं इनमें रंध्र या स्टोमेटा। इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। एक पत्ती जो होती है उसकी ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा जो होती है इन दोनों के बीच में जो ऊतक पाए जाते हैं, जो इसके संवहन बंडल होते हैं उनको छोड़कर, वो जो ऊतक होते हैं ये सभी ऊतक जो होते हैं इनको कहा जाता है पर्ण मध्योतक या इनको कहा जाता है मीजोफिल। तो एक द्विबीजपत्री पत्ती जो होता है उसमें मीजोफिल या पर्णमध्योतक जो होते हैं इसमें दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं या इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। एक कोशिका जो होती है वो लंबवत होती है और इस प्रकार से समानांतर रूप से वह ऊपरी बाह्य त्वचा की ओर व्यवस्थित होती है। इन कोशिकाओं में पाए जाते हैं हरित लवक, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इन कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय अवकाश जो होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार से जो पाई जाती है इनको कहा जाता है खंभ मृदुतक। पर्णमध्योतक या मेसोफिल की वे कोशिकाएं जो लंबवत होती हैं और जिनके बीच में कोई अवकाश नहीं पाया जाता है, ये कहलाते हैं खंभ मृदुतक। इनको अंग्रेजी में कहा जाता है पेलिसेड कोशिकाएं। इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया जाता है क्योंकि इनमें हरित लवक पाए जाते हैं। इसके पश्चात में मेसोफिल ऊतक जो होते हैं इनकी एक और प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो
इसके निचली बाह्य त्वचा की ओर व्यवस्थित होती हैं। ये गोलाकार या अंडाकार समव्यासी कोशिकाएं होती हैं और इनके बीच बीच में अवकाश पाए जाते हैं और पाए जाते हैं इनके बीच बीच में एयर स्पेस भी। इस प्रकार से इनके बीच में रिक्त स्थान ही उपस्थित होते हैं। इनमें भी हरित लवक उपस्थित होता है और ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है स्पंजी मृदुतक। स्पंजी मृदुतक कहलाते हैं ये। इस प्रकार से एक द्विबीजपत्री पत्ती जो होती है, इनका संवहन मंडल जो होता है वह एक आवरण से घिरा हुआ होता है और इस आवरण को मृदुतक कोशिकाओं का आवरण होता है, जिसको कहा जाता है बंडल छाद या बंडल शीथ कहा जाता है। इस प्रकार से इन बंडल शीथ से ये क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। इस प्रकार से इनमें उपस्थित होते हैं जाइलम, जो ऊपरी बाह्य त्वचा की ओर पाए जाते हैं। इस प्रकार से जबकि इनकी फ्लोएम की कोशिकाएं जो होती है वह निचली बाह्य त्वचा की ओर उपस्थित होती है। इस प्रकार से तो यहाँ पर इनके जाइलम जो होंगे वह ऊपर की ओर होंगे और फ्लोएम जो होते हैं वह नीचे की ओर उपस्थित होते हैं। इनके संवहन मंडल जो होते हैं उनके आकार में थोड़ी भिन्नता उपस्थित होती है। जो पत्तियों के मध्य शिरा जो होते हैं, बीच में जो शिरा पाई जाती है, वहाँ के संवहन मंडल जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, जबकि अन्य भागों में उसके अतिरिक्त वाले भाग में उपस्थित होंगे संवहन मंडल, वह आकार में उनकी तुलना में छोटे होते हैं। इस प्रकार से तो ये एक द्विबीजपत्री पत्ती जो होती है उसकी आंतरिक संरचना है। अब हम देखते हैं एक बीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं एक धान की पत्ती या एक गेहूं या एक मक्का या एक बांस की पत्ती का हम उदाहरण ले सकते हैं। तो एक बीजपत्री पत्ती जो होती है या समद्विपार्श्विक पत्ती जो होती है, उसकी ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा जो होती है, दोनों में संरचनात्मक समानताएं पाई जाती हैं। अर्थात इनका जो ऊपरी बाह्य त्वचा होगा इसमें भी क्यूटिकल और बीच बीच में रंध्र उपस्थित होंगे इस प्रकार से, और साथ ही इनकी निचली बाह्य त्वचा जो होती है इसमें भी क्यूटिकल व रंध्र उपस्थित होंगे इस प्रकार से। तो इनकी ऊपरी बाह्य त्वचा में भी रंध्र पाए जाते हैं, क्यूटिकल के साथ साथ इसमें भी रंध्र उपस्थित होते हैं, और निचली बाह्य त्वचा जो होती है इनमें भी रंध्र पाए जाते हैं। एक बीजपत्री पत्ती जो होती है, इनका मेसोफिल जो होता है वह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये कोशिकाएं जो होती हैं वह कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश जो होते हैं वो भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनके पर्ण मध्योतक जो होते हैं इनके बीच बीच में उपस्थित होते हैं संवहन मंडल, और इनके संवहन मंडल जो होते हैं उनके चारों तरफ भी बंडल छाद का आवरण पाया जाता है। अर्थात ये सामान्य मृदुतकी कोशिकाएं जो होती हैं उनसे घिरे हुए होते हैं। इस प्रकार से इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। तो इनमें भी इस प्रकार से जाइलम जो होता है वह ऊपरी बाह्य त्वचा की ओर और फ्लोएम जो होते हैं वह निचली बाह्य त्वचा की ओर व्यवस्थित रहते हैं। इनमें जो संवहन मंडल होते हैं, बंडल छाद होते हैं, उनके वहां से ऊपरी बाह्य त्वचा तक तथा निचली बाह्य त्वचा तक कोशिकाएं जो होती हैं वह इस प्रकार से होती हैं। सामान्यतया दृढ़ ऊतक कोशिकाएं जो होती हैं वह इस प्रकार से आवरण बना करके रखी हुई होती है इस प्रकार से। तो एक बीजपत्री पत्ती जो होती है इनमें संवहन मंडल और ऊपरी व निचली बाह्य त्वचा के बीच में इस प्रकार से दृढ़ ऊतक कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। यह है एक बीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना। तो यहाँ पर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पत्ती जो होते हैं इनकी आंतरिक संरचनाओं में जो अंतर होता है उसमें उसकी बाह्य त्वचा और उनका जो मेसोफिल होता है इनमें अंतर पाया जाता है।